बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तीन ख़बरें हैं। एक तो जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुजवज़ा आइनी तरमीम की जो दरख्वास्त 17 अक्टूबर को समाअत के लिए फ़िक्स की गई है, इस चैम्बर अपील के फिक्सेशन पर जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर जज साहब का जवाब आया है और बड़ा करारा जवाब आया है। और इस जवाब ने मुखालफिन को खामोश करा के रख दिया है। तो क्या जवाब दिया गया है इस प्रोपेगेंडे का, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन है मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से, उसमें क्या ब्रेक थ्रू हुआ है या क्या ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। तीसरी खबर जस्टिस मंसूर शाह साहब के नोटिफिकेशन के हवाले से है। और एक चौथी खबर भी है, इमरान खान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा की मुलाकात। इस मुलाकात की क्या अपडेट हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मामला नाज़रीन ये है कि जो एक प्लान बना कि मुजवज़ा आइनी तरमीम का जो पार्लियामेंट का रास्ता है उसको रोकने के लिए पांचों हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दायर की जाएं, रिट पटिशन दायर की जाएं, जो कि दायर भी की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इसी नोयत की दरख्वास्त जो है वो दायर हुई। अब जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई, आबिद ज़ुबैरी साहब ने 14 सितंबर 2024 के बाद दायर की, उस पर 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से न सिर्फ एतराज़ात लगाए गए थे, बल्कि ऑब्जेक्शन लगाने के साथ वो पटिशन भी दरख्वास्त गुजार आबिद ज़ुबैरी साहब को वापस कर दी गई। अब इस एतराज़ात के ख़िलाफ़ आबिद ज़ुबैरी साहब के पास जो रेमेडी थी वो चैम्बर अपील की थी कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर चैम्बर अपील दायर कर दें। 18 सितंबर को नाज़रीन नोट करें कि वापस की गई इस आइनी दरख्वास्त पर जो एतराज़ात थे, 12 अक्टूबर को तकरीबन एक माह के बाद, तकरीबन एक माह के अंदर जो है वो चैम्बर अपील दायर होती है। उस चैम्बर अपील में आबिद ज़ुबैरी साहब खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि ये अर्जेंट मामला है, इस पर फौरी तौर पर समाअत करें। तो 12 अक्टूबर को चैम्बर अपील दायर हुई। 12 अक्टूबर को ही काजी फ़ाइज़ साहब ने इस अपील को, एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो अपील है उसे समाअत के लिए 17 अक्टूबर को फिक्स कर दिया, जिसमें जो बेंच बनाया गया उसमें काजी फ़ाइज़ साहब हेड कर रहे हैं, नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं और जैसे शायद बिलाल हसन शामिल हैं। अच्छा, काजी साहब के इस फैसले पे उनके ख़िलाफ़ मीडिया पे, बिलखसूस सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया कि काजी फ़ाइज़ साहब का इसमें अपना मफाद है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, काजी फ़ाइज़ साहब ने इतनी जल्दी क्यों लगा दी, हुकूमत फंसी हुई है आइनी तरमीम में, हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए काजी फ़ाइज़ आ गए। यानी वो कोई भी इल्ज़ाम जिसकी कोई बेस नहीं या कोई तबसरा जिसका कोई जवाज़ नहीं था वो कर दिया गया। मकसद क्या था? एक प्रोपेगेंडा करना कि काजी फ़ाइज़ साहब ने ये क्यों लगा दी। भाई, आपने फ़ाइल की है तो लगनी है। हाई कोर्ट्स में भी तो वो पटिशनें मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ समाअत के लिए मुकर्रर हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, पेशावर हाई कोर्ट में हुई। और अब नाज़रीन हुआ ये है कि ये जो भी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा किया गया उस पर जज साहब का रिस्पांस आया है। लेकिन ये जज साहब जो हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब नहीं हैं, ये और जज साहब हैं, लेकिन ये भी चीफ जस्टिस हैं और चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के। और जिनका अपना प्लान था मुजवज़ा आइनी तरमीम के मुखालफिन का कि हम मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जाएंगे, हमें वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। तो पहला फ़ैसला नाज़रीन आ गया है और वो पहला फ़ैसला है सिंध हाई कोर्ट से। लेकिन सिंध हाई कोर्ट से नाज़रीन जो फ़ैसला आया है उसने पांचों हाई कोर्ट्स को भी रास्ता दे दिया है, रास्ता दिखा दिया है कि तमाम हाई कोर्ट्स आज़ाद हैं अपना फ़ैसला करने पर इन आइनी दरख्वास्तों के हवाले से। लेकिन एक पैरामीटर सेट कर दिया है सिंध हाई कोर्ट ने और जो रिमार्क्स दिए जज साहब ने, मेरे ख्याल से जो काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उन रिमार्क्स के बाद वो लाजवाब हो चुके हैं। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि हम किस बेस के ऊपर काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनको टारगेट कर रहे थे, निशाना बना रहे थे, उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। ये दरख्वास्त आज सिंध हाई कोर्ट में दायर की गुलाम रहमान कुराई साहब और उनके साथ कुछ और दरख्वास्त गुजार थे। आज उन्होंने दलाइल दिए चीफ साहब के
عدالت میں کہ یہ آئینی ترمیم جو مجوزہ حکومت کرنے جا رہی ہے یہ آئین کے منافی ہے، آزاد عدلیہ کے منافی ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے، بیسک جو سٹرکچر ہے عدلیہ کا جو کہ کانسٹیٹیوشن میں دے دیا گیا ہے اس کے خلاف ہے، اختیارات کی تقسیم کے کنسپٹ کے خلاف ہے۔ جج صاحب نے چند سوال پوچھ لیے اور ان سوالوں کا وکلاء کے پاس پھر جواب نہیں تھا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی صاحب نے پوچھا کہ یہ ترمیم تو ابھی پاس نہیں ہوئی، جب ترمیم پاس نہیں ہوئی تو کیسے ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ترمیم عدالتی معاملات میں مداخلت ہے؟ چیف صاحب نے کہا کہ ہم یہ تعین کیسے کریں جب یہ آئینی ترمیم کسی جگہ پہ فزیکلی موجود نہیں، پاس نہیں ہوئی ہے، صدر پاکستان نے سگنیچر نہیں کیے ہیں، قومی اسمبلی سے پارلیمنٹ سے اس کو منظور نہیں کیا گیا ہے، تو کیسے یہ عدالت سندھ ہائی کورٹ ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ یہ آئینی ترمیم بنیادی حقوق کے منافی ہے؟ اور پھر جج صاحب نے ایک اور سوال پوچھا۔ اب وہ سوال بڑا بیسک تھا کہ کیا آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جس میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ اس نوعیت کی درخواستیں قابل سماعت نہیں ہوتی، کہ قانون بنا نہیں، آپ قانون کو بننے سے پہلے چیلنج کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا فل کورٹ فیصلہ دے چکا ہے کہ ایسی درخواستیں ناقابل سماعت ہوتی ہیں، کیا آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہے؟ اب وکلاء خاموش، کیا جواب دیں؟ کیونکہ اس میں تو پیرامیٹر سیٹ کر دیا گیا ہے کہ ایسی درخواستیں قابل پذیرائی نہیں ہوتی، عدالتوں کو ایسی درخواستوں کو قابل پذیرائی نہیں بنانا چاہیے۔ جواب نہیں تھا وکلاء کا آگے سے۔ اور پھر جج صاحب نے کہا کہ آپ نے جسارت تو کر لی لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں پڑھا، کس قانون کے مسودے کا یہ جو آئینی ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں اسے کیسے ہم پبلک کرنے کا حکم دے دیں، کیسے ہم بار کونسل میں، بار ایسوسیشن میں اس کو پیش کرنے کا حکم دے دیں؟ درخواستیں تو ایسی آپ دائر کر دیتے ہیں وکلاء حضرات، درخواست گزار حضرات، لیکن اس پہ خبریں لگ جاتی ہیں، آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی، یہ ناقابل سماعت درخواستیں ہوتی ہیں۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے یہ جو درخواست ہے اسے ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ایسی درخواستیں قابل سماعت ہی نہیں ہیں، قابل پذیرائی نہیں ہے، تو ہمارے جو دوست، ہمارے جو ساتھی تجزیہ کار، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہو گئے یا سول سوسائٹی سے جن کا تعلق ہے یا کسی سیاسی جماعت سے جس کا بھی تعلق ہے، وہ جو اس بینچ کی فکسیشن پہ، کیس کی فکسیشن پہ جو اعتراض اٹھا رہے تھے کہ قاضی فائزہ نے کیوں لگا دیا، بات یہ ہے کہ یہ درخواست تو ہے ہی ناقابل سماعت، پھر فل کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، تو پھر آپ کس بنیاد پہ کس جواز کے تحت قاضی فائزہ کو ٹارگٹ کر رہے تھے؟ تو پھر ایک ہی جواب سمجھ آتا ہے اس سوال کا کہ بغض قاضی فائزہ میں آپ سب کچھ کر رہے تھے، نہ آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا فیصلہ پڑھ رکھا ہے، نہ آپ کو عدالتی جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو درخواستیں دائر ہوتی ہیں وہ کیسے کمپیٹنٹ ہوتی ہیں، اس کی سکروٹنی کیسے ہوتی ہے، کون سی چیز آپ فائل کر سکتے ہیں، کیونکہ فائل کرنے کو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن سنا کون سا کیس جائے گا، آپ کو یہ بیسک نالج ہی نہیں۔ تو یہ شفیع صدیقی صاحب نے بڑا کرارا جواب دیا ہے جو اس مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پہ قاضی فائزہ صاحب کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، جو منصور علی شاہ صاحب کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے۔ اب ہمارے معصوم دوست، میں معصوم ہی کہوں گا، یہ جو ایک رٹ لگا کے بیٹھے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں حکومت کر رہے، نوٹیفیکیشن بلکہ ایک تو ٹویٹ بھی کیا گیا ہمارے ایک ساتھی کی طرف سے۔ اب وہ ٹویٹ کیا ہے ناظرین، اس نے ٹویٹ پڑھوں گا، اپنے ساتھیوں کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا لیکن آپ ٹویٹ سنیں۔ اس ٹویٹ میں ناظرین کہا گیا ہے کہ گزشتہ 11 برس میں چیف جسٹس بننے والوں کے نوٹیفیکیشن کتنے دن پہلے ہوئے تھے، اس میں جسٹس تصدق حسین جیلانی 2013 میں چیف جسٹس بنے، 15 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا۔ ناصر ملک کا 4 دن پہلے چیف جسٹس پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہوا، جسٹس جواد خواجہ کا 12 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا، انور ظہیر جمالی صاحب کا 11 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا، ثاقب نثار صاحب کا 23 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا، آصف سعید کھوسہ صاحب کا 14 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا، جیسے گلزار صاحب کا 17 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا، عمر طاہر بندیال صاحب کا 20 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا، قاضی فائزہ صاحب کا 84 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ لیکن اس وقت حالات یہ نہیں تھے، حکومت نے نوٹیفیکیشن کر دیے۔ اب سوال کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ جب حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے، اس آئینی ترمیم میں 2 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو حکومت آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے، آئینی عدالت میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اس میں منصور علی شاہ صاحب نہیں جا رہے۔ دوسرا اس میں جو چیز ہے، جو دوسری آئینی ترمیم حکومت نے کرنی ہے، وہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہو سکتی ہے اور مجھے لگتا ہوگی۔ اگر حکومت آئینی عدالت بنانے میں کامیاب نہیں ہوتی لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے
मंसूर अली शाह साहब के हवाले से या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो तरमीम है कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तकर्रुर कैसे होगी, एटलीस्ट ये तरमीम हुकूमत ज़रूर करेगी। अब ये तरमीम क्या है? ये तरमीम नाज़िम वही है कि जैसे हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस के लिए अब ये तय कर लिया गया है कि पैनल आएगा, सीनियर प्यूनी जज जो है, ये ज़रूरी नहीं कि सीनियर प्यूनी जज ही चीफ जस्टिस बनेगा, बन भी सकता है, लेकिन एक पैनल आएगा 3 जजेस का, बल्कि मंसूर अली शाह साहब ने तो 5 जजेस का जो रूल्स बनाए हैं जुडिशल कमीशन के, उसमें 5 जजेस का पैनल तजवीज़ कर दिया है। तो हुकूमत अगर आईनी अदालत बनाने में कामयाब ना हो सके, हुकूमत इत्तेहादी सियासी जमातें, तो मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिला के एटलीस्ट इस एक नुक्ते पे ये ज़रूर तरमीम करने की हुकूमत की कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पैनल के ज़रिए लगाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सीनियर प्यूनी जज ना हो। और ये तरमीम अगर आईनी अदालत नहीं बनती, आईनी तरमीम आईनी अदालत के हवाले से नहीं होती, तो एटलीस्ट हुकूमत ये तरमीम ज़रूर करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पैनल से लगाया जाए। अब पैनल में अगर 3 जजेस का नाम आता है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम होगा, उसमें मुनीब अख्तर साहब का नाम होगा, उसमें या अफरीदी साहब का नाम होगा। अगर 5 नाम आते हैं तो 2 नाम और ऐड हो जाएंगे, अमीनुद्दीन खान साहब का नाम ऐड हो जाएगा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का नाम ऐड हो जाएगा। जब हुकूमत आईनी तरमीम कर रही है, आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तय होना है, तो फिर कैसे नोटिफिकेशन जारी होगा? मुझे तो अपने नादान दोस्तों पे हंसी आती है कि 25 से पहले हुकूमत जब तरमीम करना चाहती है, कैसे नोटिफिकेशन कर दें। और अब बात सामने भी आ गई है कि जो चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब है वो 26 अक्टूबर को होगी, ऐवान सदर में होगी। लेकिन सवाल वही है कि आईनी अदालत नहीं बनती तो चीफ जस्टिस अगला कौन होगा? वो नाज़िम पैनल के जरिए ही लगने का इम्कान है। और पैनल ज़ाहिर सी बात है कि जब आएगा तो फिर वो सदर का अख्तियार होगा, पार्लिमानी कमेटी उसमें रखी जाएगी, तो फिर उस पैनल से इंतखाब होगा। तो ये नाज़रीन, हमारे दोस्त जो भी कह रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जब तक ये एक चीज़ आगे बढ़ नहीं जाती, ये किसी शक्ल में हतमी तौर पे सामने नहीं आ जाती, तब तक मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं होगा। यही वजह है और कोई वजह नहीं, और ये सबको नज़र भी आ रही है। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, फिर भी ज़ाहिर सी बात है, डॉलर्स कमाने हैं, व्लॉग्स करना है, सबको पता है। हम जैसे नालायकों को पता है, वो तो हमसे ज़्यादा लायक हैं हमारे दोस्त। उनको क्यों नहीं पता? उनको भी पता है, लेकिन वो चूरन तो बेचना है, सौदा तो बेचना है, कुछ तो कहना है ना, कुछ तो आपने घड़ना है ना। अब नाज़रीन, जो मुजवज़ा आईनी तरमीम है उस हवाले से अगर हम बात करें तो आज जो आज़म रज़ी तारड़ साहब की सरबराही में ज़ैली कमेटी बनाई गई है, पार्लिमान की खसूसी कमेटी के नीचे जो ज़ैली कमेटी बनाई गई, उसका इजलास होना है, इन कैमरा इजलास होना है। उस कैमरा इजलास में अब तक जो मसवदे पेश किए गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपना ड्राफ्ट पेश करने में नाकाम हुई है, इस मामले से अलग थलग हो गई है। मौलाना साहब का मसवदा है, पीपल्स पार्टी का है और मुस्मिक नवाज का है, जिस पर मुशावरत होगी, गौर खोज होगा, और फिर ये जो ज़ैली कमेटी है अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दे के पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगी, और पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 3:30 बजे होना है। खुर्शीद शहजाद साहब जो हैं उस कमेटी इजलास की सदारत करेंगे, तो उसमें चीज़ें फाइनलाइज होनी है। कुछ भी ना फाइनल हो सका तो एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि वो हुकूमत करने की भरपूर अटैम्प्ट करेगी, कोशिश करेगी कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बना लें, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बना लें, उसी को वज़े कर लें, उसी पर आईनी तरमीम कर लें। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो नाज़रीन मामला इमरान खान साहब की मुलाकात वाला, उस पर जो एक कंडीशन रख दिया तहरीक इंसाफ ने कि इमरान खान साहब से मुलाकात करा दे, तो डी चौक पर एहतजाज की जो कॉल है वो हम वापस ले लेंगे। तो एक दरख्वास्त भी कल वजारत दाखिला में जमा करवाई गई बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि मेरी और हामिद रजा साहब की आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। हमारी 3 अक्टूबर से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई, ये मुलाकात आप कराते हैं तो एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाएगी, कॉल ऑफ कर लिया जाएगा जो हमारा प्रोटेस्ट है। अब इस पर नाज़रीन एक खबर ये चली है कि वज़ीर दाखिला साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता किया है और उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप जाएँ और अडयाला जेल में जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर लें। लेकिन वजारत दाखिला के ज़राए ने इस पेशरफ की तरदीद कर दी है कि कोई रब्ता नहीं किया गया बैरिस्टर गौहर के साथ और ना रब्ता किया जाएगा। अब तक की जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक की ये हैपनिंग है, पेशरफ्त है कि वजारत दाखिला कह रही है कि कोई इजाज़त नहीं दी गई इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात की, और कोई रब्ता भी हुकूमती लोग ये बता रहे हैं कि नहीं किया जाएगा। ये ब्लैकमेलिंग है। आज अगर इजाज़त दी गई, कल को और भी कोई जत्थे आ जाएंगे
शरपसंद आ जाएंगे अपने मुतालबात मनवाने के लिए। और ये भी बताया गया है कि अगर ये एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेते, पहले तो एहतजाज ये कर नहीं सकेंगे, क्योंकि गंडापुर साहब ने भी आज 3:30 बजे पेशावर में पार्टी का इजलास बुला लिया है। पार्टी के लोगों को बुला लिया कि हतमी फैसला करें कि डी चौक पे एहतजाज करना है या डी चौक पे एहतजाज नहीं करना है। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि एहतजाज नहीं होगा, और अगर एहतजाज तहरीक इंसाफ करने पे फैसले पे रहती है तो फिर रियासती ताकत के साथ, रियासती वसाइल के साथ इस एहतजाज को जो है वो कुचल दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।